सभी को मेरा नमस्कार। शिल्पश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। हर मनुष्य में कोई न कोई विशेषता अवश्य होती है। बस आवश्यकता होती है कि हम अपनी उस विशेषता को पहचानें और उस पर कार्य करें। इन्हीं सकारात्मक विचारों के साथ आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। पिछली कक्षा में हमने समास के एक उपभेद कारकीय चिन्ह से रहित तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने नई तत्पुरुष के बारे में जाना था, गति तत्पुरुष के बारे में जाना था और प्रादि तत्पुरुष के बारे में जाना था। उसी में आगे की श्रृंखला में जो है कर्मधारय समास, कारकीय संबंध रहित समास में दो समास हमारे और रह गए थे, कर्मधारय और द्विगु। आज की कक्षा में हम कर्मधारय समास पर चर्चा करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आवश्यक है और परीक्षाओं में इस पर से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। दो तीन मैं प्रश्न पूछूंगी आपसे, जैसे नील कमल, इसका विग्रह क्या होगा? नीला कमल, कृष्ण सर्प, काला सांप, है ना, काला सर्प, कृष्ण सर्प जो काला है। मतलब जब किसी शब्द की कोई शब्द विशेषता बता रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो कर्मधारय समास में यही है, विशेषण और विशेष्य, है ना। एक विशेष्य शब्द होगा और एक विशेषण शब्द होगा। और प्रधानता किसकी होगी? निश्चित रूप से विशेष शब्द की होगी, उत्तर पद की प्रधानता होगी, है ना। कर्मधारय समास बहुत आसान है, बहुव्रीहि समास से यह बहुत मिलता जुलता है। जब हम बहुव्रीहि समास पढ़ेंगे आगे, तो कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में बहुत अंतर है, लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिनका हम विग्रह करते हैं, तो विग्रह के आधार पर यह निर्णय होता है कि वह कर्मधारय समास का उदाहरण है या बहुव्रीहि समास का। इसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। अभी हम कर्मधारय समास पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। परिभाषा देख लेते हैं सबसे पहले। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, ये हमने अभी तक लगातार पढ़ा है तत्पुरुष समास के भेद में। उत्तर पद प्रधान है, उत्तर पद प्रधान है, तो कर्मधारय में भी उत्तर पद प्रधान है ना। और लेकिन इसको यह अलग कैसे करता है अन्य समासों से? लेकिन जो पूर्व पद है, उत्तर पद प्रधान तो होता है, लेकिन जो पूर्व पद है वो उत्तर पद की विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, और जो पूर्व पद है वो उत्तर पद की विशेषता बताता है, वह कर्मधारय समास है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं विशेषण प्लस विशेष्य बराबर कर्मधारय। यानी एक शब्द विशेषण है और दूसरा शब्द विशेष्य है, ठीक है, वह कर्मधारय समास है। जैसे नील कमल, विग्रह हो जाएगा नीला कमल, नीला विशेषण हो गया और कमल विशेष्य हो गया। महापुरुष, महान पुरुष, विशेषण विशेष्य। काला सांप, सर्प लिख दीजिए, सर्प भी हिंदी में प्रयोग होता है, कृष्ण भी प्रयोग होता है, ठीक है। श्वेत वस्त्र, श्वेत वस्त्र, विग्रह है तो अलग अलग लिखा जाएगा दोनों शब्दों को, ठीक है। विद्या धन, विद्या रूपी धन, रूपी शब्द बीच में आ गया, बताएंगे हम अभी, कर्मधारय समास के भेदों में है ये। मुख चंद्र, चंद्रमा के समान मुख, ठीक है, तो मुख की विशेषता ये चंद्रमा बता रहा है। बात समझ में आई? जहां पर उत्तर पद की विशेषता पूर्व पद बताता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। ये क्लियर है? अब हम आगे इनके भेद प्रभेदों के बारे में विस्तार से समझेंगे तो और चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। आइए इनके भेदों के बारे में देखते हैं। कर्मधारय समास के भेदों में जो पहला भेद है वह है विशेषण वाचक कर्मधारय समास। मतलब ऐसा कर्मधारय समास जो विशेषण वाचक हो,
यानी जिस समास में पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, यानी जो पहला पद है समास का वो दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, वहां पे विशेषणवाचक कर्मधारय समास होगा। यह जो कर्मधारय समास का भेद है वह कर्मधारय समास के सामान्य नियम को बहुत अधिक ये फॉलो करता है, क्योंकि कर्मधारय समास का परिभाषा देखेंगे तो उसमें यही बताएगा कि जो विशेषण एवं विशेष्य बताता है वह कर्मधारय समास है। इसके दो भेद अधिकांशतः दिखाए जाते हैं, विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय कर्मधारय समास। ठीक है, लेकिन यहां हम एक भेद और देखेंगे, विशेषणवाचक कर्मधारय समास, उपमानवाचक कर्मधारय समास और रूपक कर्मधारय समास। ठीक है, तो विशेषणवाचक कर्मधारय समास क्या है? जिसमें पहला पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष्य है। ये ध्यान देने वाली बात है। दो पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक, तो पूर्व पद क्या होगा? विशेष्य होगा, सॉरी विशेषण होगा, और उत्तर पद विशेष्य होगा। विशेषण वह है जो विशेषता होती है और विशेष वह है जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे महापुरुष में महान पुरुष, तो पुरुष क्या हो गया? विशेष्य हो गया, और महान क्या हो गया? विशेषण हो गया। महान शब्द पुरुष शब्द की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह क्या कहलाएगा? विशेषणवाचक कर्मधारय समास, यह महापुरुष शब्द। ठीक, ये तो विग्रह का रूप है। नील कमल, नीला कमल, कमल विशेष्य है और नीला विशेषण है, जो कमल की विशेषता बता रहा है, कमल को अन्य रंग के कमल से अलग कर रहा है। विशेषता यही होती है जो उसे अन्य से अलग करे। ठीक है, श्वेत वस्त्र, विशेषण इसका है श्वेत और विशेष्य है वस्त्र। ठीक है, यह वस्त्र श्वेत है जो अन्य रंग के वस्त्रों से इसे अलग कर रहा है। तो ये हो गया विशेषणवाचक कर्मधारय समास। अगला है उपमानवाचक कर्मधारय समास। आपने उपमा अलंकार पढ़ा है, ठीक है, उसमें उपमान की उपमेय से तुलना बताई जाती है। ठीक है, यहां पे भी वही है, जहां पर उपमेय और उपमान होंगे, यानी विशेषण विशेष्य के स्थान पर आप उपमेय और उपमान कह सकते हैं, प्रकारांतर से वो विशेषण भी है। ठीक है, इसीलिए कर्मधारय समास का जो सामान्य परिभाषा है उसमें विशेषण शब्द को ही लिया जाता है, क्योंकि यह जो उपमेय है वो उपमान की एक तरीके से के चरित्र को धारण कर रहा है। ठीक है, जैसे यह उदाहरण आप देखिए, ज्यादा क्लियर होगा। मुख चंद्र, ठीक, इसका विग्रह होगा चंद्रमा के समान मुख। ठीक है, मुख चंद्र, चंद्रमा, ये चंद्रमा क्या हो गया? उपमान हो गया, और मुख क्या हो गया? उपमेय हो गया। उपमेय की उपमान से समानता बताई जा रही है। ठीक है, जहां पर उपमेय की उपमान से समानता बताई जाती है वहां उपमानवाचक कर्मधारय समास होता है। यहां पर एक प्रश्न उठ सकता है मन में, उठना भी चाहिए, विद्यार्थी हैं तो प्रश्न बिल्कुल उठना चाहिए कि यहां पर तो अभी तक कहा गया उत्तर पद प्रधान है, यहां पे तो उत्तर पद की जगह पूर्व पद प्रधान हो गया। ये प्रश्न नहीं उठ रहा है आप लोग के मन में? देखिए, चंद्रमुख नहीं लिखा है, जबकि चंद्र विशेषता बता रहा है, चंद्र उपमान है और मुख उपमेय है। ठीक है ना, मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, तो चंद्रमुख लिखना चाहिए था, लेकिन यहां पे मुख चंद्र लिखा है। तो यहां पे आपको यह ध्यान देना होगा अपने विवेक से कि कर्मधारय समास का जो सामान्य नियम है
कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष जो होता है यह कर्मधारय समास के सामान्य नियम के लिए लागू होता है। उपमावाचक कर्मधारय में यह नियम अपवाद रूप में नहीं लागू होता, विग्रह में यह लागू होगा। आप उसके भेद से आप स्वयं यह निष्कर्ष निकालेंगे कि किसकी कौन उपमान है और कौन उपमेय है। तो जो उपमान है वही कर्मधारय समास को निर्णीत करेगा, ठीक है। वही विशेषण एक तरीके से होगा, वही उसी से तुलना की जा रही है, ठीक। तो यहां पे उपमावाचक कर्मधारय समास में जैसे चरण कमल है तो कमल के समान चरण, ईश्वर के जो चरण हैं वो कैसे हैं, वो कमल के समान है, कमल के सदृश है, ठीक है। तो यहां पे आप एक सरल तरीका आप यह अपना सकते हैं याद करने की दृष्टि से कि विग्रह में जो पूर्व पद है वो पहले आ जाता है और उत्तर पद जिसकी समानता की जाती है वो बाद में आ जाता है, जिससे समानता की जा रही है वो पहले आ जाता है। तो ये आपका उपमान वाचक कर्मधारय समास। दूसरा जो इसका भेद हो गया वह स्पष्ट है। अब तीसरा भेद, अधिकांशतः दो ही भेद बताए जाते हैं, लेकिन मैं आपको यह तीसरा भेद भी बता रही हूं क्योंकि यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है उच्च स्तरीय परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में। देखिए, उपमानवाचक कर्मधारय समास और रूपक कर्मधारय समास में बहुत हल्का अंतर है, दोनों बहुत मिलते जुलते हैं। जब इनका विग्रह किया जाता है शब्दों का तब यह अंतर स्पष्ट होता है। यहां पर उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोपण किया जाता है, खाली समानता नहीं बताई जाती बल्कि आरोपण कर दिया जाता है। जैसे रूपक अलंकार में होता है, इसमें तो कहा जाएगा उपमा अलंकार में कि राधा का मुख चंद्रमा के समान है, रूपक अलंकार में होगा राधा का मुख चंद्रमा ही है, ठीक है। तो उदाहरण के व्याख्या करने से वह बदल जाता है। वैसे ही रूपक कर्मधारय समास जो ये शब्द है मुख चंद्र, जब इसका विग्रह हम करेंगे चंद्र रूपी मुख, चंद्र रूपी मुख, जब इसका विग्रह हम करेंगे तो यही उदाहरण रूपक कर्मधारय समास का उदाहरण बन जाएगा। चरण कमल, चरण रूपी कमल, नर सिंह, सिंह रूपी नर, विद्याधन, विद्या रूपी धन, यानी ऐसा धन जो विद्या ही है, विद्या में और धन में कोई अंतर नहीं है। तो यहां पे जो रूपक कर्मधारय है, यहां उपमेय पर उपमान का निषेध रहित, निषेध मतलब कोई उसमें निगेटिविटी नहीं होगी, मना नहीं किया जाएगा, बिल्कुल वही है ही। और जबकि उपमा अलंकार में थोड़ी संभावना रहती है उसके समान है, थोड़ा अंतर हो सकता है, राधा का मुख चंद्रमा के समान है, हो सकता है यहाँ उस चंद्रमा में दाग ज्यादा हो, राधा के मुख में ना हो, है ना। तो के समान में थोड़ी पॉसिबिलिटी है अंतर होने की, लेकिन रूपक में बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी अंतर होने की नहीं है, इसीलिए निषेध रहित आरोप कहा जाता है इसको। तो वहां पे रूपक कर्मधारय समास होगा, ठीक है। इस तरह से हमने आज जाना कर्मधारय समास के भेद, विशेषणवाचक कर्मधारय समास, उपमानवाचक कर्मधारय समास और रूपक कर्मधारय समास। आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहे आप इसका तो, ठीक है। इस तरह से आज हमारा कर्मधारय समास पूर्ण हुआ। अगली कक्षा में हम द्विगु समास के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरे यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कक्षा में।